हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ये शॉर्ट नोट्स है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसके बाद हम लोग एक डिटेल चैप्टर नोट्स भी लेके आएंगे, वीडियो भी लेके आएंगे डिटेल चैप्टर नोट्स का। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, उसमें क्या क्या हुए थे, उसके की इवेंट्स, मेजर चेंजेस, फॉल ऑफ मोनार्ची, रीजन ऑफ टेरर, राइज ऑफ नेपोलियन और पढ़ेंगे हम लोग क्विक रिवीजन पॉइंट्स कुछ देखेंगे। उसके बाद हम लोग का ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों का है वो है फ्रेंच सोसाइटी बिफोर रिवॉल्यूशन। फ्रेंच सोसाइटी रिवॉल्यूशन के पहले कैसी थी। तो फ्रेंच सोसाइटी रिवॉल्यूशन के पहले 3 भागों में बटी हुई थी। सबसे पहला जो भाग है उसे हम लोग क्लर्जी के नाम से जानते हैं। सबसे पहला जो भाग है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्लर्जी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला भाग है क्लर्जी, यहाँ पर दिया भी है। सबसे पहला भाग जो है सबसे पहला भाग जो है वो क्लर्जी है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो नोबिलिटी, और तीसरा पार्ट थर्ड स्टेट से बोल सकते हो या कॉमन पीपल भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके 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 ओके। तो ये मेन चीज़ क्या है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो फ्रेंच सोसाइटी में वो पहली चीज़ है कि क्लर्जी क्या होता है। तो क्लर्जी एक पहला ग्रुप है स्टेट्स का जो मैनली उसमें क्या रहते हैं, प्रीस्ट रहते हैं मैनली। और नोबिलिटी में क्या रहता है, रॉयल लोग रहते हैं, जैसे किंग्स हो गए, जो रॉयल कोर्ट्स के लोग हो गए। वैसे अगर कॉमन पीपल या थर्ड स्टेट में बोलो तो उसमें कॉमन पीपल भी रहते हैं और रिच पीपल भी रहते हैं। तो ये 3 कॉमन पीपल या रिच पीपल, तो ये 3 स्टेट्स में बटा हुआ है, डिवीज़न हुआ है इन 3 स्टेट्स में इसका। तो अब आगे की जो बात है वो है 3 स्टेट। जो तीसरा स्टेट है ना, वो जो लास्ट वाला जो स्टेट है जिसको हम लोग थर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं, थर्ड स्टेट, वो जो स्टेट है ना वो टैक्स पे करता है। ठीक है, वही स्टेट टैक्स पे करता है। वो जो ये स्टेट है वह टैक्स पे करता है। उस टैक्स को तो 2 तरह के टैक्स उस समय होते थे। पहला जो दोनों टैक्स का शुरुआती से ही होता था। जो पहला जो टैक्स है वो है तुम्हारा टाइल। दूसरा जो टैक्स है वो तुम्हारा नाम है टिथ। तो जो टाइल में बेसिकली ये होता था कि टाइल जो है वो डायरेक्ट टैक्स के लिए होता था। टाइल इज ए डायरेक्ट टैक्स इन दी फ्रेंच सोसाइटी इज कॉल्ड टाइल। टाइथ जो होता था वो मैनली जो प्रीस्ट के लिए टैक्स होता था। ये जो प्रीस्ट लोग हैं वो टाइथ टैक्स पे करते थे। तो उसके ये पॉइंट ख़त्म। दूसरा पॉइंट, ह्यूज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। जो इनइक्वालिटी मतलब मान लो कि 3 स्टेट में वो लोग, मान लो
कि वो लोग 3 ई स्टेट में बटे हुए थे। 3 ई स्टेट में बटे हुए थे। पहला ई स्टेट, दूसरा ई स्टेट और ये तीसरा ई स्टेट। तो जो पहला ई स्टेट था, दूसरा ई स्टेट था, तीसरा ई स्टेट, तो जो पहला ई स्टेट था वो उसका नाम है क्लर्जी। दूसरा ई स्टेट था उसका नाम है नोबिलिटी। और जो तीसरा स्टेट था, ये स्टेट था, उसका नाम है तुम्हारा थर्ड ई स्टेट बोल सकते हो उसको, थर्ड ई स्टेट। थर्ड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट। तो ऐसे 3 भागों में बताया हुआ था। तो जो नोबिलिटी वाले जो भाग के लोग थे, जो रॉयल पीपुल थे, तो वो जो मतलब जो रॉयल लोग थे, वो जो ये थर्ड ई स्टेट वाले लोग थे उसमें पुअर पीपुल की वो जो संख्या थी, मतलब जो पुअर पीपुल जो लोग थे, मान इतने जो पुअर पीपुल लोग थे, वो जो पुअर पीपुल लोग थे वो लोगों को अनफेयर ट्रीट किया जाता था नोबिलिटी वाले लोगों को द्वारा, अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। तो यही एक मेन कॉज था रिवॉल्यूशन का। यही लाइन यहाँ पे लिखा है, ह्यूज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ये जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी, उसमें इनइक्वालिटी, ह्यूज इनइक्वालिटी था। और जो कॉज क्या है, मेनली कॉज क्या है रिवॉल्यूशन का, तो कॉज 4 कॉज मेनली, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। कॉज अगर पूछेगा तो इसको चारों कॉज को डिफाइन करना है, लॉन्ग में लिखना है, या शॉर्ट पूछेगा तो शॉर्ट में लिखना है। तो सबसे पहला चीज़ है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी। तो अभी पहला ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी में मेनली सोशल इनइक्वालिटी में ये होता है कि जो अभी मैंने तुमको बताया कि जो पीपुल होते हैं, मान लो ये जो तुम्हारा मान लो थर्ड ये स्टेट है, थर्ड ये स्टेट है। तो ये जो थर्ड ये स्टेट में होता है ना, जो पुअर पीपुल है, पुअर पीपुल या कॉमन पीपुल बोल दो, पुअर पीपुल, पुअर पीपुल या जो कॉमन पीपुल जो थे, उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता था नोबिलिटी वालों के द्वारा। नोबिलिटी और जो रॉयल पीपुल थे, रॉयल लोग थे, उनके द्वारा अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। उसी को हम लोग सोशल इनइक्वालिटी जानते हैं। क्लेर्जी को भी ट्रीट किया जाता था अनफेयरली। तो वो जो नोबिलिटी थे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, पर क्लेर्जी और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो हैवी टैक्सेशन सिस्टम था। अभी मैं बताया ये जो टैक्स थे ना, जो टैक्स थे ना, वो थर्ड स्टेट के स्टेट और क्लर्जी के लोगों पर ज़्यादा टैक्स था। जो टैक्स था वो ज़्यादा था। ज़्यादा लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ
मोर लिख देता हूँ, मोर टैक्स था, ठीक है, मतलब हैवी टैक्सेशन टैक्स था, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। और यहाँ पे हो गए कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन में तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड डेब्ट। यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस समझाए थे, इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब कि जो इकोनॉमी जो था उनका डाउन था, उनके पास ज़्यादा उतना पैसा नहीं था। जो लुइस XVI जो किंग थे उस समय, तो उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो मतलब उतना डेवलप्ड कर पाएँ ज़्यादा उतना, तो उन पे उधार भी बहुत ज़्यादा था। तो ये भी एक कॉज था रिवॉल्यूशन का। इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइजमेंट आइडियाज़। तो इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइजमेंट आइडियाज़ का मतलब है कि मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, ये तुम्हारा अर्थ है, उसमें पीपल रहते हैं, जो मतलब लोग रहते हैं, वो जो लोग रहते हैं, या मान लो फ्रेंच, ये सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मतलब जो पीपल रहते हैं, जो पीपल रहते हैं वो क्या सोचें कि ये तो गलत हो रहा है, सोशल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ मतलब महान लोग थे जिन्होंने सोचा कि आइडियाज़ के न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचा कि सोशल इनइक्वालिटी हट जानी चाहिए, और हैवी टैक्सेशन सबके लिए टैक्स समान होना चाहिए, या कोई भी सबके लिए टैक्स समान होना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया कि वो टैक्स तब उन्होंने रिवॉल्यूशन का एक मेन कॉज था कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया। तो ये भी एक कॉज था, रिवॉल्यूशन का मेन कॉज था। उसके बाद की इवेंट्स, क्या की इवेंट्स थे, तो की इवेंट्स में सबसे बड़ी बात यह है कि 1789 में ई स्टेट जनरल मीटिंग हुई। 1789 में जो ई स्टेट जनरल मीटिंग में ये हुआ था मेनली कि उसमें लोगों को अपना हक दिया गया था। तो बस ये जान लो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ। 14 जुलाई 1789 को रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो वहीं पे स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल भी हुआ रहता है उसको। तो फॉल ऑफ बेस्टाइल भी हुआ 14 जुलाई 1789 को, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 को। इंड हो गया फ्यूडल प्रोविजनल्स का, ठीक है, ये भी एक इवेंट है। और उसके बाद मेजर चेंज आए वो था कि सिटीज़न के या बोलो मैन के राइट्स दे दिए गए, उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब मान लो कि कोई, जैसे मान लो कि है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में कब आया था ये जान लो, 1791। तो 1791 में आया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें मेनली क्या हुआ था कि तुम्हारे जो पीपल थे, जैसे हम लोग के यहाँ फंडामेंटल राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वैसे ही उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल के राइट्स को ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स समझ लो, फंडामेंटल राइट्स पीपल को दिए गए कि पीपल के पास ये राइट्स हैं, या सिटीज़न के पास ये राइट्स हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ सबके लिए समान है, मतलब कानून सबके लिए समान है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी व्यक्ति को बोलने के लिए, अपने आइडिया व्यक्त करने के लिए पूरी मतलब फ्रीडम थी, या पूरी छूट थी, कोई भी रोक टोक नहीं थी उस पर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस जो था अभी मैंने बताया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया फ्रांस।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद हम लोग समझेंगे फॉल ऑफ मोनार्ची। मोनार्ची का जो फॉल था कि लुइस जो रिवॉल्यूशन में फॉल कैसे हुआ, तो एग्जीक्यूट हो गए जो लुइस एक्स वी आई थे, उनकी वाइफ का नाम था मारी एनो टाइम। इनकी वाइफ का नाम था ये भी ध्यान में रखना। तो एग्जीक्यूट हो गए लुइस एक्स वी आई, एग्जीक्यूट हो गए। उसके बाद क्या होगा, 1774 में ये किंग बने थे, ये भी बात ध्यान में रखना। तो ये एग्जीक्यूट हो गया मतलब हार गए, या बोलो कि तुम हट गए, फिर हट गए ये बोल दो सीधा। फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक। फ्रांस जो है वो गणराज्य, रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य। फ्रांस एक गणराज्य बन गया। उसके बाद जैकोबिन्स केम टू पावर, जो जैकोबिन्स था वो सत्ता में आ गया, ठीक है, वो जो नेता बन गया, लीडर बन गया बोल दो। रीजन ऑफ टेरर जो था वो था लीड बाय रॉब्सपेयर। जो लीड कर रहे थे, वो टेरर का जो मेन रीज़न था वो रॉब्सपेयर उसको रीड कर रहे थे। और उसमें मास था, उसमें एग्जीक्यूट था। और उसके बाद इसमें स्ट्रिक्ट जो कंट्रोल था वो स्ट्रिक्ट था, और उसमें फियरलेस कंट्रोल था। अब उसके बाद राइज ऑफ नेपोलियन हम देखेंगे कि नेपोलियन का राइज कैसे हुआ। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण नेपोलियन का राइज हुआ। ये बात ध्यान में रखिएगा। और नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम ए रूलर, और जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो रूलर बन गए, और उन्होंने फ्रेंच एम्पायर को बढ़ाया, या बहुत बढ़िया ग्रोथ दी। की रिवीजन हम लोग करते हैं। मेन जो कॉज था वो था इनइक्वालिटी, और इकोनॉमिक क्राइसिस के द्वारा ये रिवॉल्यूशन हुआ था। जो स्लोगन था वो था लिबर्टी, इन इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और जो रिजल्ट आया कि मोनार्ची का एंड हुआ और डेमोक्रेसी का राइज हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू मोर अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए मोर अपडेट के लिए। और इसके बाद हम लोग इसका लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे, और उसके बाद हम लोग इसका एक पूरा एकदम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे 50 क्वेश्चंस का। तो लॉन्ग वीडियो जल्दी ही आने वाली है।